हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, है ना? यार बारिश वारिश का टाइम है। बारिश वारिश का टाइम है, बढ़िया। हमने आप लोगों को छुट्टी दे दी है। बट आप लोगों को ही छुट्टी है बस, हम लोगों को नहीं है ना? हम लोग तो आपको पढ़ाने के लिए आए हुए हैं क्लास में। तो बढ़िया, घर पे हो। आप लोगों को छुट्टी इसलिए मिली है बिकॉज बारिश का मौसम है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इवन मेरी तबीयत खुद की खराब है। और दैट्स वाई आप लोगों को छुट्टी दी है कि आप लोगों की तबीयत ना खराब हो, आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, है ना? देखो कितने अच्छे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है इसलिए बोल रहे हैं, सच में परवाह है हमें आपकी। तो बिना किसी देरी के पर हम लोग करते हैं इस अपने क्लास को चालू। तो मैं बेसिकली ये एसपी का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, एसपी का क्लास इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज सिलेबस पीछे है और हमारी एग्जाम्स है भी, है ना? हमारी एग्जाम्स में भी अगस्त में है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा एसपी का सिलेबस थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, क्योंकि हमारा अभी तक सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। तो थोड़ा सेकंड चैप्टर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, थोड़ा खत्म करने की दरार पे लाते हैं। तो बिना किसी देरी के करे क्या क्लास को चालू? बताओ 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 बताओ। तुम लोग नहीं भी बोलोगे तो भी मैं तो करूंगा ही। तो चलिए करते हैं बिना किसी बकवास के हमारी आज की क्लास को चालू। तो हमारा सेकंड चैप्टर था, हमने सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। अब हमने फाइनेंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फाइनेंस। तो सर फाइनेंस तो हमें पता है। सर हमें कैपिटल के बारे में भी पता है। कैपिटल क्या होता है सर? सर कैपिटल वो चीज है जो इनिशियल स्टेज पे कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है। इनिशियल स्टेज मतलब कोई भी आपको बिजनेस चालू करना है, तो बिजनेस चालू करते वक्त हमें कुछ पैसा कंपनी में लगाना होता है या इन्वेस्ट करना होता है। तो जो इनिशियल स्टेज में आपको पैसा लगा रहे हो कंपनी में, दैट पैसा इज कॉल्ड कॉल्ड कैपिटल, है ना? तो उस पैसे को कैपिटल बोला जाता है। मुझे बताइए, शुरुआती में आप कितने टाइप का कैपिटल आप कंपनी में लगा रहे हो? तो शुरुआती में आप दो टाइप का कैपिटल लगाते हो। एक आप लगा रहे हो क्या? फिक्स कैपिटल। और एक आप लगा रहे हो वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो कि फिक्स्ड है, मतलब फिक्स एसेट्स के लिए लगने वाला है, ये पैसा तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा आपको कुछ पैसा चाहिए होता है ना, वो पैसा जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का यूज कहाँ पे होता है? तो वर्किंग कैपिटल का यूज बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ में होता है या आपके डे टू डे बिजनेस में होता है। अब डे टू डे बिजनेस में किस तरीके के खर्चे आपको लगते होंगे जो पैसा आप वर्किंग कैपिटल का यूज करते हो? तो डे टू डे बिजनेस में आप यूज करते हो लाइक जैसे सैलरी का खर्चा हो गया, है ना? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए और रेंट का खर्चा हो गया। तो ये डे टू रॉ मटेरियल परचेस करना है तुम्हें, बराबर? तो डेली का रॉ मटेरियल लगता है, तो वो रॉ मटेरियल परचेस करने का खर्चा हो गया। तो ये जो आपके डेली के खर्चे, मतलब जो आपको बार 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 लगातार लगते रहेंगे, ये पैसा जो है, इस पैसे को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बराबर है क्या? उसके बाद मैंने जब कैपिटल की बात की थी, फाइनेंस की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था आप जब फाइनेंस लाते हो, आप जब फाइनेंस लाते हो तो फाइनेंस आप लाते हो दो तरीके से। ठीक है, मतलब जो आप कैपिटल लाते हो तो आप दो तरीके से ला सकते हो। या तो आप खुद का पैसा डालो, अगर आपके पास खुद का पैसा सफिशिएंट नहीं है, या तो आप बाहर से पैसा लो, है ना? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद का पैसा डाल लो, और खुद का पैसा अगर उतना सफिशिएंट नहीं है तो आप बाहर से भी ला सकते हो, मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। बट आप अगर खुद का पैसा डाल रहे हो तो उस पैसे को क्या बोला जाता है? तो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लैंग्वेज में उस पैसे को आप बोलते हो इक्विटी। क्या बोलते हो? इक्विटी। और जो पैसा आप बाहर से ला रहे हो, इसका मतलब है बोरो कर रहे हो ना, मतलब आपका पैसा नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है यार, रुको फैन लगाता हूँ। इसका मतलब वो पैसा किसका नहीं है? वो पैसा आपका नहीं है। तो आप क्या करोगे उस पैसे को? आप करोगे उस पैसे को बोरो। आप क्या करोगे उस पैसे को? बोरो करोगे। बराबर है? तो आप बोरो करोगे तो उसको बोला जाता है बोरोड कैपिटल। तो दो तरीके का कैपिटल है, या तो आप खुद का पैसा लगा रहे हो, मतलब इक्विटी, या तो आप खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो, आप बाहर से पैसा ला रहे हो। इट मीन्स आप पैसे को क्या कर रहे हो बेटा? आप बोरो कर रहे हो। इट मीन्स आपके पास शुरुआत में दो तरीके का कैपिटल है जो कि आप ला सकते हो, यानी कि फाइनेंस आप ला सकते हो, जो कि है या तो इक्विटी या तो डेट। इतनी मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? बताओ, इतनी चीजें आपको समझ में आई क्या? आगे बढ़े क्या? बताओ। आगे बढ़े? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों में फिर देखा था कि व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज प्रेफरेंस। ठीक है, मतलब शेयर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो इक्विटी होता है, एक तो प्रेफरेंस होता है। बराबर? वो भी हमने देखा था, एक बार देख लेते हैं। देखो, तो हमने शेयर्स के भी टाइप्स देखे थे। हमने शेयर्स के टाइप्स देखे थे। तो एक तो होता है इक्विटी शेयर्स, एक तो होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देखे थे कि कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो हमने जब प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देखे थे, तो हमें
पता था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं सर प्रेफरेंस शेयर्स के, बट हमने इक्विटी शेयर्स के तो टाइप्स पढ़े ही नहीं अभी तक। तो इक्विटी शेयर्स के भी टाइप पढ़ाऊंगा, बट पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स का। तो मैं अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स में कुल मिला के 8 टाइप्स है, बट आपको याद रखने कितने, सिर्फ 4। सिर्फ 4 सर, 4 क्यों याद रखने, 4 इसीलिए याद रखने बेटा क्योंकि 4 याद रख लोगे तो बाकी के 4 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे सर, बताता हूं, बताता हूं, वेट। सबसे पहला है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहला कौन सा है, क्युमुलेटिव। बहुत सारे अंग्रेजी खानदान के बच्चे होते हैं ना यहाँ पे, मुझे सिखा रहे होते हैं सर क्युमुलेटिव नहीं होता सर, वो सर वो क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी खानदान के बच्चों के लिए ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना। पहला कौन सा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा है उसका उल्टा, या उसका उल्टा आप बोलने से अच्छा है आप बोल लो कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नॉन 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 लगाते जाओ, आपका जमता जाएगा। देन है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, उसके आप नॉन लगाओगे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। देन है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन लगाओगे तो नॉन कन्वर्टेबल। देन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन लगाओगे तो नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल नहीं होता, इररिडीमेबल होता है। कौन सा होता है, इररिडीमेबल होता है, मतलब उसी का मतलब नॉन ही हो गया, बट यहाँ पे नॉन नहीं लगता, यहाँ पे इररिडीमेबल लगता है। कौन सा रिडीमेबल लगता है, इररिडीमेबल लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन सबसे पहले हमने देखा था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब हो सकता है कंपनी किसी कारणवश आपको इस साल डिविडेंड नहीं दे पाई, तो वो डिविडेंड आपका कैरी फॉरवर्ड करके कंपनी अगले साल देगी, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है, वो होता है क्यूमुलेटिव। अगर मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो कंपनी मुझे इस साल का जो डिविडेंड है, जो मुझे इस साल नहीं मिला था, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके देगी। तो मैं एक होल्डर हूं, एक शेयर होल्डर हूं। कौन सा सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो ही आपको आपका जो इस साल का पैसा बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होके कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। आगे बढ़े क्या, बढ़ते हैं। देन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब सर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का इजी मतलब यही होता है कि आपको जो इस साल नहीं मिला वो आपको अगले साल भी नहीं मिलेगा। मतलब आप इस साल लायक लायक नहीं थे तो आप अगले अगले साल भी क्या नहीं होंगे, लायक नहीं होंगे। बात समझ में आई क्या, आई। चलो, देन आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब पार्टिसिपेटिंग समझो, सपोज करो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं क्या हूं, किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, और अगर कंपनी ने शेयर होल्डर हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, तो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी, देगी। सर कैसा देगी, फिक्स देगी, क्योंकि मैं कौन सा शेयर होल्डर हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। तो कंपनी मुझे डिविडेंड तो देगी, कंपनी मुझे फिक्स डिविडेंड देगी। कैसा डिविडेंड देगी, फिक्स। लाइक मेरा डिविडेंड है 10%, तो मुझे 10% का फिक्स डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। इक्विटी शेयर होल्डर का कोई भी डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो वो डिविडेंड डिपेंड करता है, अगर प्रेफरेंस शेयर से कुछ बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो मैं हूं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर सपोज, तो मुझे डिविडेंड फिक्स मिल रहा है, बट मेरा ना कहीं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट है मतलब क्या, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का हिस्सा भी हूं, बट मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। इसका मतलब मुझे फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा, बट मेरी जुबान को बंद करने के लिए, मैं अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर ना भेज दूं, इसके लिए कंपनी मुझे कुछ और भी देगी, यानी कि मुझे इक्विटी का हिस्सा भी देगी। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको नॉर्मल डिविडेंड तो मिलता है, बट साथ ही साथ उनको इक्विटी का भी हिस्सा मिलेगा। अगर बचा तो, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, बट अगर बचा तो उसका भी हिस्सा मिलेगा। देन आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब उनको सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिलेगा, उनको हिस्सा नहीं मिलता है। एज क्लियर एज दैट। देन आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सिंपल है, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम, जैसे कुछ शेयर होल्डर को हम शेयर देंगे कि आप कुछ सालों में हमारे कंपनी का एक हिस्सा बन जाओगे, हम आपको हमारे कंपनी का एक हिस्सा बना देंगे, तो इसीलिए हम आपको आज एक शेयर दे रहे हैं जो कि रहेगा प्रेफरेंस शेयर, जो कि रहेगा कौन सा, प्रेफरेंस शेयर। बट एक टाइम बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद हम उस शेयर्स को कन्वर्ट करके कौन सा शेयर बना देंगे बेटा, उस शेयर को कन्वर्ट करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड का, हेलो क्लास, मैं क्लास गया था नंतर बोल। चलो, इतनी समझ में आ गई, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं बेटा।
आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कौन सा चालू था हमारा? भटक गया मैं थोड़ा सा। हमारा चालू था नॉन पार्टिसिपेटिंग ना, तो मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्टेबल चालू था, सॉरी। तो ऐसे शेयर्स जो हम एक टाइम बाद कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो एक टाइम बाद ऑटोमेटिकली 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 तो हम कहा थे? ऑटो की टकली में थे, बराबर। तो ऑटोमेटिकली जो शेयर कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे? इक्विटी शेयर में, उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। उसका टाइम पीरियड भी होता है बेसिकली 5 से 7 साल का, उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल क्या होता होगा? इतना टफ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, बताओ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल में क्या फर्क है? सर कन्वर्टेबल मतलब वो होता है, नॉन कन्वर्टेबल में सोचना पड़ेगा। नॉन कन्वर्टेबल मतलब गधे, गधे नॉन कन्वर्टेबल पूछ रहा है हमसे। नॉन कन्वर्टेबल मतलब होता है कि जो कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर रहेगा। क्या बात है, क्या बात है भाई? 7 करोड़ वाला क्वेश्चन था ये, 7 करोड़ वाला। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब समझो ये अच्छा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी जो होती है ना, कंपनी कंपनी आपको बहुत सारे शेयर्स परमानेंट नहीं देती कि मतलब रख लो, गिफ्ट है हमारी तरफ से, क्या तुम भी क्या याद रखोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी के पास शेयर्स की होती है कमी, तो कंपनी चाहता है कि हम हमारे शेयर्स एक टाइम बाद आपसे वापस ले ले। तो जैसे आपको 10 साल के लिए हमने शेयर दे दिया, 10 साल तक आप बढ़िया डिविडेंड ले रहे हो, बढ़िया मजा कर रहे हो, मौज में हो। और 10 साल बाद कंपनी क्या करेगी? आपसे ले लेगी क्या? शेयर्स। कंपनी क्या करेगी बेटा? आपसे ले लेगी बेटा। क्या ले लेगी बेटा? कंपनी आपसे आपके शेयर्स ले लेगी बेटा, शेयर्स। है ना? मतलब ऐसे सोच तुम्हारी थोड़ी सी मतलब सुधारो तुम। देन आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस, एक तो पता है मैं तुम्हें बताऊं, एक तो नीचे है बहुत छोटी स्पेस, तो जितने भी लोग ये क्लास में आते हैं ना उनको पता होगा ये स्टेज है इतू सा। मैं एक बार पहले गिर चुका हूँ यहाँ से, है ना? और मुझे अभी भी डर लग रहा है, इतनी सी स्पेस है जितने में मैं खड़ा हूं ना, उतनी सी स्पेस है। मगर थोड़ा इधर हो गया तो मैं नीचे। दिखाऊं तुम्हें? देखो, यहाँ से बस, यहाँ से खड़ा, यहाँ से बस, इतना ही है, इतना ही है। तो मैं बहुत ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है मुझे, ऐसे देख के नीचे, कि कहीं मैं गिर ना जाऊं यहाँ से। थोड़ा सा मतलब बेटा गरीब है ना हम लोग, थोड़ा होता है, तो ध्यान दो इधर। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है? तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसको आप रिडीम नहीं कर सकते, मतलब कंपनी जिसको रिडीम नहीं करेगी, कंपनी वापस नहीं लेगी, कंपनी मांगेगी नहीं, हमारा था हमको दो, कंपनी नहीं बोलेगी। कंपनी बोलेगी आपको दिया है, आप हमारी आप हमारे दिल में बसते हो, तो आप ये शेयर्स रख लो। आप ये शेयर्स क्या कर लो? रख लो। तब तक, जीवन भर। आप ये शेयर्स क्या करो? रख लो। कब तक रख लो? जीवन भर रख लो। ठीक है? ऐसा बोलेगी कंपनी आपको, वो होता है इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो आगे बढ़े। देन अभी आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि मैंने इक्विटी शेयर्स के टाइप्स तुम्हें पहले नहीं पढ़ाए थे, तो इक्विटी शेयर्स के टाइप्स में यहाँ पे अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अगर तुम बोलो तो मैं लिखवा भी देता हूँ, क्योंकि मैंने इक्विटी शेयर्स के टाइप्स लिखवाए भी नहीं थे। तो एक काम करो, इक्विटी शेयर्स के टाइप्स लिख लो, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा हो जाएगा, है ना? तो लिखवाए नहीं भी थे तो अभी लिख लो, काम ही आएगा। यही है सूरत अपनी, यही मैं हूँ, यही तुम हो, मगर खोया हूँ। इक्विटी शेयर्स, तो बेसिकली इक्विटी शेयर्स क्या होता है तुम्हें पता है? इतने तो होशियार तुम हो, है ना? इतने तो होशियार हो बेटा। चलो, मैं तुम्हें इक्विटी के टाइप्स लिखवा देता हूँ, इक्विटी के टाइप्स लिखवा देता हूँ, जिससे तुम थोड़े से होशियार और बन जाओ। मैं चाहता हूँ तुम होशियार बने रहो, है ना? चलो, तो मैं अगर नॉर्मल शेयर्स की बात करूं, मैं अगर किसकी बात करूं, मैं दो टाइप के शेयर्स होते हैं। तो दो टाइप में मैं अगर ऑर्डिनरी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करूं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स का मुझे बताओ, सबसे पहले मैं बात करता हूं डिविडेंड के टाइम, डिविडेंड। तो ऑर्डिनरी शेयर जो रहेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स के जो रहेंगे, कौन? ऑर्डिनरी शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, क्या इनको भी डिविडेंड मिलता है? क्या ऑर्डिनरी शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, क्या इनको भी डिविडेंड मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है?
तो क्या फिक्स्ड होता है इनका डिविडेंड? इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। तो इनका डिविडेंड कैसा होता है? इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है। कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है सर? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब होता है सबसे पहले डिविडेंड का पैसा किसको मिलेगा? सबसे पहले डिविडेंड का पैसा मिलेगा प्रेफरेंस। सबसे पहले डिविडेंड का पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। अगर कुछ बचा, अगर कुछ बचा तो किसको मिलेगा? तो मिलेगा किसको? इक्विटी को मिलेगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं बचा तो सपोज करो एक कंपनी के पास 8 लाख का डिविडेंड है, मतलब 8 लाख का प्रॉफिट का हिस्सा है जो हम डिविडेंड एज ए डिविडेंड बांट रहे, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स को 8 लाख का 8 लाख पूरा बढ़ गया तो इक्विटी शेयर्स के जीरो रखेंगे? क्या इक्विटी शेयर्स जीरो रखेंगे बेटा? क्या इक्विटी शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है? क्या इक्विटी शेयर्स को कोई बुरा नहीं लगता? ऐसा कुछ है? बताओ। तो इक्विटी शेयर जीरो रखेंगे? तो यस सर, इक्विटी शेयर जीरो रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो मैंने बोला ना, ये तीसरी बार है। नहीं, मैं आज यहाँ से गिरा, मैं आज यहाँ से गिरा बेटा, तो तुम लोग आई विटनेस हो, ठीक है। तुम लोग आई विटनेस हो, मैं यहाँ से अगर आज गिरा तो, क्योंकि अब ये तीसरी बार है, मैं अभी गिर रहा था। मैं ऐसा हो सकता है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा पीछे चले जाओ और गिर जाओ, मेरे हाथ पर टूट जाए, हड्डी टूट जाए। एक तो बहुत मतलब ऊंचाई भी बहुत है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ तक की ऊंचाई है बेटा, यहाँ तक की ऊंचाई है। गिर जाओ तो आप लोग आई विटनेस हो, कुछ लोग तो लॉ भी पढ़ रहे हैं इसमें से, तो देख लेना थोड़ा इधर उधर, है ना। तो इक्विटी समझ में आ गया। तो इक्विटी को डिविडेंड कैसे मिलता है सर? तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो इक्विटी का डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग, विच इज नॉट फिक्स्ड, है ना। देन इफ मैं बात करूं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, किसकी बात करूं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब अब कंपनी क्या होगी हमारी? बंद होगी। क्या बात है, अब हमारी कंपनी बंद होने पे आ गई। तो हमारी कंपनी क्या हो गई? अभी बंद हो गई। अगर हमारी कंपनी बंद होती है तो बंद होने के टाइम पे भी हम लोग सेटलमेंट करते हैं ना बंद होने के टाइम पे। अब सेटलमेंट कैसे होगी? हमारी जितनी भी एसेट है, एसेट्स है, एसेट को हम क्या करेंगे सर? एसेट को हम बेचेंगे। और जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे सर? उसको हम पे ऑफ करेंगे सर। उसको हम क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। तो लाइबिलिटी में कहीं ना कहीं हमारे जो इक्विटी होल्डर्स है वो भी तो लाइबल है ना। कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द पर्सन इज अ नेचुरल पर्सन एंड कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर है। अलग अलग लोग है ना। तो अगर कंपनी डूबती है तो उसमें कहीं ना कहीं लाइबिलिटी कंपनी की जो बढ़ेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी तो बनेगी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे भी पीछे पड़ जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे भी वाइंडिंग अप के टाइम पे भी लास्ट पेमेंट होता है। मतलब कुछ बचा तो मिलेगा, बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो मिलेगा, है ना। समझा क्या? समझा गया? बताओ आगे बढ़े। तो ये हो गया ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हो गए, बराबर। बट हम लोग ऑर्डिनरी नहीं है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम है सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें हम करेंगे। इक्विटी ये है टाइप 2, ठीक है। हमने ये टाइप 1 पढ़ लिया ऑर्डिनरी वाला, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मुझे बताओ, कंपनी में क्या हम सबको एक समान मानेंगे क्या? इतने अच्छे तो हम है नहीं, बराबर। कंपनी में एक समान मानेंगे क्या? नहीं। सर हम क्या करेंगे ना, कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट ज्यादा रखेंगे। लाइक हम लोग रिलायंस की बात कर ले, रिलायंस में हमारे मुक्कू भैया है, मुक्कू, मुक्कू भैया, मोटा भाई, मुक्कू भैया, मोटा भाई, हमारे मोटा भाई है। मोटा भाई कंपनी से डिविडेंड ज्यादा नहीं उठाते। मोटा भाई क्या नहीं करते?
कंपनी से डिविडेंड नहीं उठाते ज्यादा। तो मोटा भाई क्या करते हैं फिर, पैसा कहाँ से कमाते हैं मोटा भाई? मोटा भाई का पैसा तो बहुत है, मतलब पैसा कमा लेते हो, ठीक है, बट डिविडेंड ज्यादा नहीं उठाते। मोटा भाई ने अपने पास रखी हुई है वोटिंग ज्यादा। क्या रखी हुई है? वोटिंग ज्यादा। तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो क्या? तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो सर कि अगर आप अपने पास अगर आप अपने पास डिविडेंड ज्यादा नहीं रख रहे हो तो आप वोटिंग ज्यादा रख सकते हो, यही बोलना चाहते हो? यही बोलना चाहता हूं। इफ अगर आपके पास वोटिंग राइट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसी को क्या बोला जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मतलब वोटिंग राइट कहीं ना कहीं तुम्हारे पास, वोटिंग पावर कहीं ना कहीं तुम्हारे पास बाकी लोगों से ज्यादा रहेंगे, बिकॉज आप जो डिविडेंड है वो कहीं ना कहीं, डिविडेंड जो है वो कहीं ना कहीं कम उठा रहे हो, बराबर है, कम उठा रहे हो ना? इतनी चीज समझ में आई क्या? मैं तुम्हें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के कुछ पॉइंट्स लिखवा के देता हूँ, ठीक है, वो लिख लेना। अब ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के ही पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ, अलग से हेडिंग मैं नहीं डालूंगा। चलो, लिख लो साथ साथ में। लिख लो साथ साथ में, फटाफट फटाफट, है ना? चलो, इतना ही है, तुम लोगों की सिलेबस में ज्यादा है भी नहीं, तो लिख लो फटाफट। थोड़ा सा हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी शायद, बेटा कैसा है, उम्र की हिसाब से होता है थोड़ा थोड़ा, उम्र बढ़ रही है ना। लो, लिख रहा है, लो, पूरा ये तुम्हारा, लो, उधर ले जाओ, लो, लो, मैं भी तो दिखना चाहिए ना फ्रेम में, है ना? टीचर हूँ बेटा, दिखना चाहिए थोड़ा स्टाइल, ये वो। लिखो लिखो फटाफट लिखो। मैं तुम्हें आज डिविडेंड के टाइप्स सिखा के जाऊंगा यहाँ पे। डिविडेंड्स के टाइप्स सिखा के जाऊंगा ही यहाँ से आपको। लिख लिया? चलो, अभी आता है थोड़ा सा हमारा, चौथी बार बेटा, देख रहा हो ना, गिर रहा था बस, चौथी बार। सब याद रखना तुम लोग, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, ठीक है? देन इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस के बारे में हमने सब पढ़ लिया, ठीक है? इक्विटी के बारे में एक बार मैं तुम्हें पढ़वा दूं। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बात है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, बट इसमें से कुछ चीजें जो आपको एक्चुअल नहीं पता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर, आपको पता है ना
कैपिटल लाने का एक्चुअल काम तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, यू नो बेटर, है ना। आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर अगर कंपनी के ओनर है तो पैसा तो वही लाएंगे, बट क्या उनको अपना पैसा रिफंड मिलेगा क्या, बताओ। तो उनको अपना पैसा रिफंड नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो परमानेंट कैपिटल है। कैसा कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल। और इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं कि अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे, शेयर्स दे दिए, मतलब हमने दे दिए शेयर्स, मतलब हमने क्या कर दिए, दे दिए, अब हम उनसे नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे, क्या वापस नहीं लेंगे, शेयर्स वापस नहीं लेंगे, पूरा पढ़ा करो। देन आता है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मैंने अब भी बता दिया आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे मिलता है, सबका होने के बाद आखिरी में खाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली हमारे घर की मम्मी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है, हमारे घर की मम्मी। पहले सबको परोसेगी कि आप खा लो, 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 बच्चों को खिला दिया, पति को खिला दिया, घर के माँ बाप को खिला दिया, बूढ़े सबको खिला दिया, और लास्ट में कुछ बचा कुचा खाते हैं, नहीं तो नहीं भी खाते हैं। कई बार ये सिचुएशन हो जाती है बेटा घर में, तो योर मदर इज द इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर, ठीक है। तो हमारी मम्मी हमारी कौन होती है, इक्विटी शेयर होल्डर होती है, और बाकी घर की सारी पहली लाइबिलिटीज होती है। पापा तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, सबसे पहले खाना उनको मिलता है, तुम कहीं पे गिने नहीं जाते हो वैसे, तुम्हें तो कई बार दिया भी नहीं जाता कि आज तूने ये किया है, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है कई बार, है ना। तो तुम कहीं पे गिनते नहीं हो बेटा, तुम्हें बस रखा है घर पे, पाल रहे हैं, ठीक है, पाल रहे हैं, पल जाओ, नहीं पलोगे तो घर के बाहर रहना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। देन, हाँ, देन आता है राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक्चुअल राइट्स है, तो मतलब कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूरा का पूरा किसके हाथ में होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है ना। देन आता है राइट टू शेयर, राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग का राइट एक्चुअल में है, ठीक है। तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग के राइट्स होते हैं, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग के राइट्स नहीं होते। देन राइट टू इंस्पेक्ट बुक, क्योंकि अंदर के लोग हैं ना बेटा, तो अंदर की सारी बुक्स वगैरह छान सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बुक्स का मतलब है यहाँ पे वो अकाउंट के बुक्स, ठीक है। तो जो भी हिसाब किताब के बुक्स है वो सारे लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है राइट टू ट्रांसफर शेयर, सबसे अमेजिंग पॉइंट है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है क्या। देखो, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स, देखो कंपनी के टाइप्स तुम लोगों को पता है ना, कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ओपीसी होती है, सेक्शनेड कंपनी होती है, बहुत सारे टाइप्स के कंपनीज है। बट क्या सारी कंपनी में आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो क्या, बताओ तो। देखो, ये एक पर्सन है, चोमू, चोमू, चोमू भैया, चोमू भाई, ये एक पर्सन है चोमू भाई। तो चोमू भाई, अ, चोमू भाई ने एक प्राइवेट कंपनी खोली, ठीक है। चोमू भाई ने प्राइवेट कंपनी खोली है। चोमू भाई, भाऊ नहीं, मराठी निकल जाती है मेरी बार बार बीच में। तो चोमू भाई जो है हमारे, चोमू भाई जो है, तो चोमू भाई चाहते हैं कि जो मेरे प्राइवेट कंपनी में हम 5-6 लोग हैं मेंबर्स, तो हम 5-6 जो मेंबर्स हैं, तो चोमू भाऊ ने बोला कि हम एक और मेंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इस मेंबर को मैं अपना शेयर ट्रांसफर कर दूंगा। क्या ये पॉसिबल है क्या, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट अगर चोमू भैया हमारे, कहीं ना कहीं चोमू भैया 7 लोगों के साथ मिलके, क्योंकि मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए ना 7, तो पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं। चोमू भैया चाहते हैं कि मैं पब्लिक कंपनी ओपन करूं, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं पब्लिक कंपनी ओपन करूंगा। और पब्लिक कंपनी में अब वो चाह रहे हैं कि मैं अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करूं। इसका मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस पे आपका नाम लिखा रहेगा बहुत सुंदर अक्षरों से। तो क्या ये शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम का किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब उसको जो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका ही रहेगा, बट उस पे नाम उसका रहेगा, समझ रहे हो। तो ये मतलब ट्रांसफर हो रहा है ना, अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो यस, इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप अपना शेयर किसी के भी नाम पे
कर सकते हो। ओपीसी में नहीं होता बिकॉज ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, देन आता है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। नो प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब है कि सर इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है मतलब जो प्रेफरेंशियल होल्डर के पास है कि पहला डिविडेंड प्रेफरेंशियल होल्डर को, पहला वाइंडिंग अप का प्रॉफिट प्रेफरेंशियल होल्डर को, पहला ये प्रेफरेंशियल होल्डर को, पहला वो प्रेफरेंशियल होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? बस ये नहीं, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। बट इक्विटी शेयर होल्डर को जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर को जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, तो उसकी बराबरी फिर कोई नहीं कर सकता। देन आते हैं कंट्रोलिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या है? कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा है। रिस्क पूरा उठाते हैं। रेसिडुअल क्लाइमेट, रेसिडुअल क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि लास्ट क्लेमेंट, लास्ट क्लेमेंट मतलब आखिरी मिलेगा किसको? आपको। पहले पूरा ले लेंगे शेयर्स का पैसा, बाकी आखिरी में अगर कुछ बचा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। देन नो चार्ज ऑन एसेट। अब मुझे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं ना शुरुआत में, आपको पता तो है इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं शुरुआत में। तो क्या किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट किया जा सकता इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा। चलो, ये हो गई सारी इक्विटी शेयर होल्डर की बातें मेन मेन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, है ना? ये भी हो गया, ये अभी बता दिया था मैंने। आपको एक बार पढ़ना है बस। ये आपकी ही बुक है, ठीक है, स्टेट बोर्ड वालों, ये आपकी ही बुक है, तो आपको कोई भी वांदा नहीं होगा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बोरोड कैपिटल। बोरो करना मतलब क्या होता है? बोरो करना मतलब सर उधार लेना। आपने लिया है कभी? आपने कभी किसी से बोरो किया है? दोस्तों के बीच में बोरो नहीं, लड़कियों के बीच में बोरो बढ़िया होता है। लड़कियों के बीच में कैसा होता है ना बोरो, लड़की अगर आज पैसा देगी, लड़की का हिसाब भी बढ़िया होता है कि अगर आज आज पैसा देगी लड़की तो एक याद रखती है डेट कि इस तारीख को तूने मुझे पैसा देना है बहन वापस। वो उस तारीख से 10 दिन पहले आपको याद दिला देगी कि तेरे को याद है ना, मेरे को तेरा मतलब तूने मेरे से पैसा लिया था, तेरे को देना है। लड़कों का ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के स्विस बैंक है बिल्कुल भाई, उठाओ जितना पैसा उठाना है उठाओ। पर लड़कों को पैसा देना बहुत मतलब एक्चुअल में ये है, रिस्की है। मैं पता नहीं आज तक कितने को दे चुका हूँ, वापस आया नहीं कभी, है ना? और मतलब एक लड़कों की शर्म भी आती है भाई, शर्म भी आती है मांगने को, मतलब क्या मांगने जाए आप उनसे। उल्टा वो उनको शर्म नहीं आती, वो आपके सामने 10 बार आएंगे हंसते खेलते। एक मेरा दोस्त था, ये उसके तक पहुंचेगी देखना रील। एक मेरा दोस्त था, ठीक है, मतलब है अभी भी है, वो थोड़ा अच्छा कांटेक्ट नहीं है, बात ही नहीं उतनी, बट है। तो उसने मेरे से पैसा लिया था कुछ, ठीक है, मेरे से ही नहीं लिया था, वो बहुत लोगों से लिया था वैसे। तो कुछ पैसा लिया था और ना बहुत टाइम हो गया, अभी तो मतलब 1 डेढ़ साल गुजर गया पैसा लेके। तो अभी कैसा हुआ कि हम लोग एक जगह पे गए, बढ़िया रेस्टोरेंट में गए। अब मैं पीता खाता हूँ नहीं भाई, मैं वो बेवड़ा किस्म का इंसान हूँ नहीं, कि नशेड़ी नहीं हूँ कि नशे करूंगा, नॉर्मल नशे करूंगा, सस्ते नशे करूंगा। मेरे दोस्त ने क्या किया, जिसने मेरे से पैसे लिए हुए थे, करीब ज्यादा नहीं थे, ज्यादा नहीं थे, 1500 1600 रुपए होंगे, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में गए, उसने चालू किया पीना। पीते पीते बता रहा है मेरे ऊपर कितना कर्जा है भाई, मैं लोगों का पैसा वापस करना है, ये करना है, वो करना है। अब मैं मतलब मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है, अभी भी पैसा नहीं मांगा मैंने। मतलब मैंने तो उससे 2-3 महीने पहले उसको पैसा दिया था, मैंने अभी भी नहीं मांगा। मतलब मैं ये भी सोच सकता था नशे में बोल दूं कि भाई तेरे को मेरा पैसा वापस करना है। उसने ऐसी ऐसी चीजें बोल दी, मेरे को शर्म आ गई मांगने। भाई मेरे को बहुत टेंशन है, रोना चालू कर देते पता नहीं नशे में लड़के। तो उसने बोला फिर कि मेरे को लोगों का पैसा देना है। फिर उसने मुंह से बोल दिया कि मैंने तेरे से भी इतना लिया हुआ है, इससे भी इतना लिया हुआ है। तो ये सब मुंह पे बोल रहा है वो। अब मेरे को खुशी हो रही है कि देना है बोल रहा है तो बोलेगा। उस दिन वो रेस्टोरेंट का बिल कम से कम, मतलब सिर्फ उसके पीने खाने का बिल बता रहा हूँ मैं, उसके सिर्फ पीने का, खाने का छोड़ ही दो, तो पीने का उसके उसमें भी कॉन्ट्री किया हमने। सोच रहे हो तुम, उसमें भी कॉन्ट्री किए।
तो उसके पीने का बिल करीब करीब 3-3,500 आया होगा। सिर्फ ये बताया उसने कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, कर्जे में उसने 3,500 उड़ा दिया भाई। और 1,500 रुपए आज तक आया नहीं वैसे। ठीक है, अगर रील उसके, ये रील नहीं, ये वीडियो अगर उसके तक पहुंचते तो भगवान करे थोड़ा भेज दे, मतलब इतने खुश हो जाते हम 1,500 में वैसे, है ना। ठीक है, मजाक कर रहा था वैसे, मतलब मजाक नहीं, बात तो सही है, बट जो अगर मेरा दोस्त देखे तो उसके साथ मजाक कर रहा था, नहीं चाहिए भाई। देन अभी आते हैं मेन डिबेंचर। तो बोरो करना मतलब एक्चुअल में यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो ना, बैंक से जब लोन लेते हो तो बैंक के पास कुछ रखना पड़ता है, दैट इज कोलेटरल, है ना, एक सिक्योरिटी होती है। तो बैंक क्या करती है, अपने पास कुछ आपकी सिक्योरिटी रखती है कि हम आपके पास कुछ कोलेटरल रख रहे हैं आपका, कि अगर आप इन फ्यूचर आपने पैसा नहीं दे पाए तो हम आपकी सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा निकलवा लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कंपनीज क्या करती है ना, कंपनीज के पास एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज डिबेंचर्स। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डिबेंचर। तो कंपनी अपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देती है, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ गारंटीड अमाउंट कि हम आपको एक टाइम बाद गारंटी रिपेमेंट करेंगे, ये होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो एक तरह का एसेट है, कोलेटरल है, जिसमें गारंटी रहती है कि हम आपका पैसा रिपेमेंट करेंगे। चलो, जैसे देखो, अब हमारे डिबेंचर होल्डर्स है, तो हमने अगर उनसे पैसा लिया है, तो बैंक ही हो गई, सपोज बैंक हो गई, दोस्त हो गए, या कोई फैमिली होगी, आपने कहीं से भी पैसा लिया हो, क्या उसके ऊपर आपको कुछ पैसा देना होता है, एक्स्ट्रा देना होता है, सर इंटरेस्ट देना होता है। तो डिबेंचर आप अगर बैंक को दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना बैंक को, क्योंकि आपने उनसे लोन ही लिया है, बोरो ही किया है पैसा। तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जाता है, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड जाता है, प्रेफरेंस के ऊपर भी डिविडेंड जाता है, याद रखना। ठीक है क्या, चलो। अब फीचर्स एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले समझो, प्रॉमिस है। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है, हम आपसे वादा करते हैं, अभी तक सिर्फ गिरने का डर था, कभी बीच में गैप भी हो गई है, मतलब अभी चलने का भी डर है, मतलब अब मेरे को ये बोल रहा है, ये बे ये नीचे जो भी स्टेज है ये बोल रहा है कि तुम यहीं खड़े रहो, तुम ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, तुम आगे गिरने का भी खतरा बंद हो जाएगा। व्हाट द फूल मैन, कैसा हो रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस, तो डिबेंचर क्या है, एक प्रॉमिस कि हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे एक टाइम बाद, मतलब एक फिक्स टाइम पे, एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे हम वापस कर देंगे। देन आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू डिबेंचर पे लिखी हुई है उसी वैल्यू में आपको डिबेंचर मिल रहा है, बराबर। देन आता है टाइम ऑफ रीपेमेंट, तो वो तो डिबेंचर्स के तरह फिक्स किया जाता है, जो भी फिक्स टाइम होता है वो आप फिक्स करोगे। देन आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। अब मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले बताया था कि जब भी हम पैसा देते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस को देते थे, इक्विटी को देते हैं, बट प्रेफरेंस के पहले भी, यानी कि शेयर होल्डर से पहले भी हम डिबेंचर होल्डर का पैसा पे करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के पहले भी बड़े बड़े क्रेडिटर्स जो होते हैं उनका पैसा पे करते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, आपको याद रखनी है। देन तो प्रायोरिटी रहती है रिपेमेंट में, तो बिफोर शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाता है। देन आता है अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एक अश्योरेंस रहेगा कि आपका पैसा आपको 101%, 110%, 100% वापस मिलेगा, ये एक गारंटी रहती है। तो रीपेमेंट गारंटी रहेगी, अश्योरेंस रहेगा। इंटरेस्ट, मैंने अभी बताया था ना, डिबेंचर होल्डर इज अ काइंड ऑफ योर क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है, एक फिक्स रहता है। ठीक है, पार्टीज कौन रहेगी डिबेंचर में, तो डिबेंचर में कंपनी रहती है सबसे पहले, और जिससे आपने पैसा लिया वो रहती है। ट्रस्टी रखना पड़ता है। ट्रस्टी क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं। आप सपोज करो, मैंने आ, मैंने एक डिबेंचर से पैसा लिया, मतलब एक डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, ठीक है, दूसरा मुझे इजीली दे देगा, मतलब एक बैंक से पैसा लिया, दूसरी बैंक मुझे इजीली पैसा दे देगी सर, क्यों नहीं देगी। तीसरी बैंक मुझे इजीली पैसा दे देगी, क्यों नहीं देगी। चौथी बैंक दे देगी, बोलेगी इतनी बड़ी कंपनी है भाई, 3-4 बैंक से पैसा ले रही है, चौथी से भी ले रहे हैं। 500 बैंक तक आपको पैसा दे देगी, मगर 500 बैंक के बाद 501 वाली बैंक बोलेगी तुम्हारा भरोसा नहीं है भाई, तुमने इतने लोगों से पैसा लिया है, हमारा पैसा वापस करोगे नहीं करोगे, भरोसा नहीं है तुम्हारा। क्या बोलेगी, भरोसा नहीं है तुम्हारा। तो हम क्या बोलते हैं,
भरोसा करने के लिए हम एक आदमी अपॉइंट करेंगे, जो आदमी होगा ट्रस्टी। कौन होता है? ट्रस्टी। अब ट्रस्टी क्या करेगा? ट्रस्टी एक वादा लेता है कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। डिवेंचर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो होता है ट्रस्टी। कंपनी के अगेंस्ट लड़ेगा पैसों के लिए, वो होता है ट्रस्टी। समझे क्या? तो वो ट्रस्टी। अगर आपके 500 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर्स हो गए तो आपको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर क्या? समझे? देन आता है डिवेंचर होल्डर। कौन होता है? जिसके पास डिवेंचर सर्टिफिकेट रहता है। क्या बात है। देन आता है अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर्स। डिवेंचर इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो कंपनी के पास है, आरओसी के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। देन आता है स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर इज क्रेडिटर्स। नो वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता, वो मीटिंग में बैठ के वोटिंग नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। देन आता है इश्योर। इश्योर का मतलब है कंपनी होती है ना, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों कर सकती है डिवेंचर इशू। लिस्टिंग। तो डिवेंचर इशूड एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, किसी के भी साथ कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी यानी इजीली ट्रांसफरेबल होता है, आप किसी के भी नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो डिवेंचर। ठीक है, एक क्रेडिटर दूसरे क्रेडिटर को दे सकता है इजीली, कोई लोचा नहीं है। ठीक है, टाइप्स मैं एक बार समझा दूंगा आज ही, पर एक बार मैं पानी पी लूं और गला सूखा जा रहा है भाई। चलो, डन, लेट्स गो। हो गया पानी वानी पी के। अब एक एक करके मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी एकदम डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। समझो। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर और एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। यहां भी याद रखना बहुत इजी है, चार याद रखो, बाकी के याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी दो तो सेम ही है, कन्वर्टेबल और रिडीमेबल, वहां पे भी थे, यहाँ पे भी है। चलो, पहला आता है सिक्योर्ड और दूसरा आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सबसे पहले इजी है समझना। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर्स जहां पे कोई एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। सिक्योर डिबेंचर मतलब कौन से डिबेंचर्स? जहां पे आपके कोई एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, दैट इज सिक्योर डिबेंचर। बराबर। द डिबेंचर कैन सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी मे बी चार्ज एज एन एसेट्स। ठीक है, तो एज अ सिक्योरिटी चार्ज किया जाएगा आपके एसेट को। क्लियर किया इतनी चीजें? आगे बढ़े। देन आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जो एसेट पे चार्ज नहीं क्रिएट करते, वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। देन इजी, इजी, लेमन स्क्वीजी। देन आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। जिस भी सर्टिफिकेट पे नाम होगा डिबेंचर होल्डर का, दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। और रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर का नाम डिबेंचर रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर में भी रहता है, यानी कि आरओडी में भी रहेगा। देन बेरर का मतलब है जिसपे नाम नहीं रहता, जैसे बेरर चेक होता है ना, जिसपे नाम नहीं रहता, आप किसी को भी दे दो, वो जाके आप कंपनी से पैसा वसूल कर सकता है। देन आता है रिडीमेबल डिबेंचर, जो एक टाइम बाद कंपनी अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस ले लेगी आपको पैसा देके, रिडीमेबल। और इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब कंपनी आपको पैसा तो वापस देगी, बट कब देगी? जब कंपनी मरेगी, यानी जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा वापस मिलेगा, तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। दैट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, मतलब जो रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम कर सकते हैं मतलब अभी पैसा ले लो और रिडीम कर लो। ठीक है, बट जो रिडीम नहीं कर सकते उसको बोला जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स का पैसा मिलता तो है, बट मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, देन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन भी मैंने पढ़ाया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स में, वैसे ही है। कन्वर्टेबल जो एक टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे डिबेंचर्स, और नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स ही रहेंगे, जो कन्वर्ट नहीं होंगे। चलो दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। आई होप आपको आज की बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट में लिखो, कमेंट में मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, एंड और यूट्यूब पे क्या होता है आई डोंट हैव एनी दैट मच आइडिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड शब्बा खेल। बाय बाय।